वेलकम टू आर्गुमेंटेटिव इंडियन में आपका स्वागत है। ये मैं एक नया टाइप का सेगमेंट चालू करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ मैं जब मुझे 2-3 न्यूज़ जो हैं इंपॉर्टेंट इकट्ठी हो जाएंगी तो मैं आपसे बात करूँगा। ठीक है, तो बकवास ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज़ जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है और जो मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जापान में अभी अभी इलेक्शन जो है वो संपन्न हुए हैं। शुद्ध हिंदी बोलते हैं क्या? देखिए, जापान में अभी अभी इलेक्शन हुए हैं। इलेक्शन इसलिए हुए हैं क्योंकि इलेक्शन वॉज कॉल्ड अप बाय जो रूलिंग पार्टी है, उन्होंने खुद ही इलेक्शन कॉल किए थे। और रूलिंग पार्टी तभी इलेक्शन कॉल करती है जब उनको जीतने का पूरा भरोसा होता है, और ऐसा हुआ भी। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस बार वो पूरे बहुमत के साथ आए हैं। अगर वैसे तो आपकी उम्र मेरी उम्र से काफ़ी कम होगी, पर आप अगर मेरी उम्र के आसपास के हैं यानी 40 साल के आसपास के हैं तो आपको पता होगा कि जापान में 1989 के बाद से लगातार जितने कपड़े हमने नहीं बदले हैं उतने प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। उसमें कुछ कुछ थे जो बहुत लंबे समय तक रहे, और लंबे समय तक बोले तो 5-6 साल तक, है ना। तो ये बात कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी पूर्ण बहुमत के साथ, ये जापान की पॉलिटिक्स को लेके या जापान की स्थिति को लेके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे एकलौता प्रधानमंत्री जो इसका एक्सेप्शन था वो था आपका शिंजो आबे। शिंजो आबे भी ठीक ठाक समय के लिए रहा, और शिंजो आबे एक ऐसी ट्रांस से आता है जापान में जो कि काइंड ऑफ जापान में बहुत ज़्यादा तो पार्टियां जो हैं वो एंटी वॉर हैं, है ना। वो फिर से रीआर्मेंट नहीं चाहती, यानी कि फिर से हथियार नहीं उठाना चाहती। पर शिंजो आबे जो है उन्हीं के अगेंस्ट आता है। तो सनाए तकाशी जो हैं, जो अब प्रधानमंत्री बनेंगे फिर से, वो उसी ब्रांड से आती हैं जिससे शिंजो आबे आते थे। और शिंजो आबे एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट थे, और सनाए तकाशी जो है जिस हिसाब से वो बात करती हैं, इससे ये नज़र आता है कि अधजल गगरी छलकत जाए वाली बात है कि उनमें नॉलेज कम है, उनमें एक्सपीरियंस कम है, और वो बहुत ज़्यादा इस नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी जो है खुद हद से ज़्यादा एग्रेशन दिखा के पूरा करने की कोशिश करती हैं। तो जापान में तकीशी के फिर से आने से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो जापान के अंदर कोई चेंजेस ज़्यादा होने वाले नहीं है, बट ये है कि जापान का जो आर्मामेंट है, यानी कि जापान ने फिर से हथियार उठाना चालू कर दिया है, पोत बनाना चालू कर दिया है। एयरफोर्स में वो फाइटर्स जेट्स पहले ही बनाते थे, अब और भी ज़्यादा कर दिया है। और तो और बहुत सारे लोगों की पाबंदी थी कि वो सेना में शामिल हो सकते हैं कि नहीं, वो सब खत्म कर दी गई थी। तो जापान जो है फिर से मिलिटराइज होने की जो उसकी प्रोसेस है वो थोड़ी और तेज हो सकती है। दूसरी बात, आप ये मान सकते हैं कि मोर लॉयल देन किंग वाली बात होती है ना, कि किंग जो चाहता है ना, उसके जो लॉयल कुत्ते होते हैं वो उससे भी ज़्यादा चाहते हैं किंग को। ठीक वैसे ही तकीशी के साथ है अमेरिका और तकीशी का रिश्ता। अमेरिका जो चाहेगा, तकीशी के अंदर का जो जापान है, तकीशी के नेतृत्व वाला जापान जो है, वो वही करेगा। तकीशी बाकी सारी बातों में नेशनलिस्ट हैं, पर जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है तो ऐसा लगता है कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी ही उनका गाइडिंग लाइट है, और वो जैसा कहेंगे वो वैसा ही होगा। इससे पर्सनली इंडिया को क्या होगा? देखिए, इंडिया और जापान के रिश्ते जो हैं वो इंडिया और अमेरिका के रिश्तों से और जापान और अमेरिका के रिश्तों से लगभग लगभग हमेशा अलग रहे हैं। हमारी कई बड़े प्रोजेक्ट्स में जापान का हाथ रहा है, हमने जापान को एक्सपोर्ट किया है, हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया है जापान से। पर तकीशी जैसे लोगों के आने की वजह से अगर अमेरिका हम पे दबाव डालना चाहे तो वो जापान को ये कह सकता है कि वो हमसे रिश्ते इसलिए चेंज कर दे क्योंकि अमेरिका के पक्ष में वो नहीं है। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। और तो चीज़ें ऐसा है कि तकीशी की आदत है कि वो कुछ मुंह फाड़ के कुछ भी बोल देती है और फिर अब बाद में उसको वापस लेना पड़ता है। तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, जो सबसे ज़्यादा अपने आप को नेशनलिस्ट मानते हैं ना, वही देश बेचते हैं, आप ध्यान रखिएगा। जो लोग सबसे ज़्यादा वॉर की बात करते हैं ना, उन्हीं के बच्चे बाहर पढ़ते हैं। उनको पता है कि वॉर की हम बात करेंगे तो दूसरों के बच्चे जाएंगे मरने। हमारे बच्चे तो अमेरिका में हैं, उनके बच्चे आर्मी में नहीं होते। तकीशी उन्हीं लोगों में से एक है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शिंजो आबे उन लोगों में से एक नहीं था। शिंजो आबे से मैं एग्री करूँ या ना करूँ, पर यह बात थी कि वो प्रिंसिपली सही आदमी था। वो अगर दूसरों के बच्चों को वॉर में भेजने के लिए तैयार था तो अपने बच्चों को और अपने को भी वॉर में भेजने के लिए तैयार था। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन तकीशी एंड शिंजो आबे। तो शिंजो आबे से कई लोग उसको कंपेयर कर रहे हैं, एंड दैट कंपैरिजन इज नॉट फेयर। एनीवेज,
जो दूसरी खबर है वो बात कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी खबर इंडिया यूएस डील के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। इंडिया यूएस डील, ये ठीक है। अब आप समझिए, इंडिया यूएस डील में मैं कुछ पॉइंट में अपने पॉइंट रखना चाहूँगा। दोस्त, अगर आप किससे तेल लोगे या नहीं लोगे ये अमेरिका डिसाइड कर रहा है, तो ये डील आपकी नहीं है। आपसे कहा गया कि वेनेजुएला का ऑयल मत खरीदो, और अब कहा जा रहा है कि वेनेजुएला का ऑयल खरीदना पड़ेगा, यानी कि आप तो डिसाइड कर ही नहीं रहे हैं कहीं पे कुछ। और मैं ये नहीं कहूँगा, कई नंगे आपको बेवकूफ़ टाइप के लोग आपको बताएंगे कि भाई ऐसा ही करना पड़ता है यार, अमेरिका बहुत बड़ी पावर है। दोस्त, मैं 40 साल का हूँ, और मैं शायद 91, 92, 93 के आसपास पॉलिटिकली अवेयर हो गया था। मैंने तब से देखा है, एक नहीं कई मुद्दों पे भारत खड़ा हुआ है अमेरिका के सामने, कई बार। ऐसा नहीं था कि अमेरिका जो कहता था हम कर देते थे। कर खैर, आप जाने, आपका आपके लीडर जाने, पर ये सही नहीं है। अमेरिका पे जो हमारा एक्सपोर्ट था उस पर 3% टैक्स लगता था। डोनाल्ड ट्रंप ने वो बढ़ा के 50% कर दिया, और बाद घटा के 18% कर दिया। ठीक है, तो वैसे ही हुआ कि आप मेरे घर आए, मैंने आपको 50 झापड़ मारे, और बाद में बोला कि काम करो 15 मेरे को मार दो, और फिर भी 35 झापड़ का बैलेंस तो बच गया ना। और तो और, हमने अमेरिका के इंपोर्ट से चीज़ें कम कर दी है। अमेरिका जितना एक्सपोर्ट करता था इंडिया में, उन पे जो ड्यूटीज़ लगती थी वो काफ़ी कम हो चुकी हैं। देख लीजिए, आप इंटरनेट में सर्च कर लीजिए, और फिर इसको जीत बताया जाएगा। तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं बस आपकी बेवकूफ़ी पे हंस सकता हूँ कि अगर आप इसको जीत मानते हैं तो ठीक है। मेरे को इससे ज़्यादा बात नहीं करनी, क्योंकि क्या करूँ, जमानत के पैसे हैं नहीं मेरे पास। ठीक, अब एक अजीब सा नाटक चल रहा है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। यूएस और ईरान जो है ओमान में बात कर रहे हैं। दोनों ही देशों ने कहा है कि शुरुआती बात जो है हमारी बहुत अच्छी है। दोनों ही नाटक कर रहे हैं। ईरान को भी पता है, अमेरिका को भी पता है, और अमेरिका के पीछे जो इसराइल है उसको भी पता है कि एक बार फिर से बमबारी चालू होगी ईरान पे। तो फिर ये बात क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए है। ईरान, अमेरिका ये बताना चाहता है कि वो बात करने गया था ईरान से, और उसकी फिर बात नहीं बनी, इसलिए वो हमला कर रहा है। इसीलिए ये बात जो है कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ईरान क्यों बात कर रहा है, जब ईरान को पता है कि ये साले बहाने बना के हमला ही करेंगे हम पे। ईरान भी यही बताना चाहता है कि भाई हम तो बातचीत को तैयार थे, फिर भी इन्होंने हमला कर दिया। और ये हमला अभी तक क्यों नहीं हुआ? अभी तक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पिछले बार जो ईरान इसराइल की जो काइंड ऑफ वॉर हुई थी कुछ दिनों की, उसमें जो इसराइल को नुकसान हुआ है, इसराइल उससे सीखा है। तो पहले तो वो अपने हथियार जितने भी कमी हुई है वो उनको पूरा करना चाहेगा। दूसरा, अपने डिफेंस सिस्टम को पिछले बार से बेहतर करना चाहेगा, क्योंकि पिछले बार ईरान ने उनके डिफेंस सिस्टम पेनिट्रेट किए थे। तो देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, सो कॉल्ड। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, आप लोगों का ख्याल रखिए। ये था आर्गुमेंटेटिव इंडियन। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टेक केयर।